स्काईज वाइड ओपन द हिंदू का एक आर्टिकल है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब छूट दे दी है। मार्च के अंत से पहले कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो हमारे देश में आ जा पाएगी। इसका मतलब यह है कि पहले जो सिचुएशन थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं, और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आते हैं। कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई ऐसे ही टूरिस्ट है, कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहा है। आपको पता होगा हमारे देश में नॉर्मल टूरिज्म से ज़्यादा पैसे तो आई थिंक हम मेडिकल टूरिज्म से कमा लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट, लेकिन हमारे देश की जो हॉस्पिटल्स हैं राइट, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके में एनएचएस की सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑपरेशन के लिए आपको वहाँ पर एक लंबी वेट करनी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ के 3-4 हज़ार पाउंड में अगर उनका बड़ा सा ऑपरेशन यहाँ पर हो जाता है तो दे आर मोर देन हैप्पी टू फ्लाई टू इंडिया। तो ऐसा ही बहुत सारे देश के, डेवलप्ड देश के लोग भी यहाँ पर आकर, इनफैक्ट अमेरिका के भी कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में आकर ऑपरेशंस करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी अब दरवाजे जो हैं वो खुल चुके हैं। तो इट्स गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल, ऐसा ही लग रहा है। एंड सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने दरवाजे जो हैं वो खोल दिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो क्रिकेट हैं, T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। एंड यू विल फाइंड कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहाँ पर टूरिज्म भी उनका हो जाएगा, मीन्स घूम फिर लेंगे, और इसी के साथ साथ क्रिकेट के मैचेस जो हैं वो भी देख लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को भी फ़ायदा होगा। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है राइट, ये जो खबर आ रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो अब रिज्यूम हो पाएगी, तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी यानी इट्स नॉट हॉस्पिटल राइट, हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो मेहमान नवाजी हम कहते हैं, तो दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। तो यानी कि होटल्स और ये सारे जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है, एक बहुत बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि ये लॉकडाउन हमारे देश में जो है वो मार्च में ही लगा था, इज़न्ट इट, मार्च 2020 में, और आप देखिए अब मार्च 2022 में चीज़ें, तो 2 साल जो हैं वो, नियरली 2 साल जो हैं, ये पूरा जो सेक्टर है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे। और IATA है यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका कहना यह है कि ये 2 सालों में 2020 से 2022 के बीच में ये जो ग्लोबल एविएशन सेक्टर है इसको पता है कितना नुकसान हुआ? $201 बिलियन का नुकसान जो है वो ये 2 सालों में सिर्फ एक इंडस्ट्री यानी कि एविएशन इंडस्ट्री को हुआ है। और ये जो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एविएशन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी होटल्स कहाँ से बुक होगी, आपके रेस्टोरेंट्स कहाँ से फुल होंगे, और रेस्टोरेंट के साथ साथ आपके सिटी में जो लेट्स से म्यूजियम है, कोई दूसरा ऐसा अट्रैक्शन का पॉइंट है, और उस अट्रैक्शन के पॉइंट के आजू बाजू की जो दुकानें हैं राइट, खाने पीने की दुकान, जो शॉप्स हैं या फिर कपड़े बेचने की जो भी हैं राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ट्रैवल ही नहीं कर पाए तो फिर ये दूसरे सारे बिजनेसेस जो हैं वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करें उससे पहले लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 12 मार्च 2022 है, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम स्काईज वाइड ओपन के बारे में अभी बात कर ही रहे हैं, फिर हम वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जंक फूड, MCQ, ये सारी चीज़ें हमारे टेबल पर हैं। टू गेट इन टच विथ मी, ज्वाइन माई इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर, और लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, क्या आपने मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर को सुना है? अगर नहीं सुना है देन डू चेक इट आउट। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट एक्सेट्रा। मेरी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स प्लीज, एंड हिट द लाइक बटन इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो। और एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है एज वेल। आप चाहे तो अपना रिव्यू जो है वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अब बात करते हैं स्काईज वाइड ओपन को, कंटिन्यू करते हैं।
तो इन जस्ट 9 months एंडेड दिसंबर 2020, 21.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट इन टूरिज्म। जब से ये लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए 9 महीनों के अंदर, मार्च में इसको अप्लाई मींस इंप्लीमेंट किया गया था, तो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 में 21.5 मिलियन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कितने, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की, राइट। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, लगभग आप पकड़ लीजिए 2 करोड़ 10 लाख या फिर 2 करोड़ 15 लाख लोग जो हैं, उनकी जॉब्स जो हैं वो चली गई सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में। अब इश्यू ये है कि अब चीज़ें रिज्यूम करना चाहते हैं। वी नो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसकी वजह से फ्यूल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, 60% ज़्यादा हो गई है। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि एक फ़्लाइट जो होती है उसमें ऑन एन एवरेज लगभग 40% जितना खर्च जो है वो फ्यूल का होता है। बाकी आप पायलट की सैलरी, एयर होस्टेस की सैलरी, दूसरे जो भी मेंटेनेंस एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें हैं उसका कैलकुलेशन तो अलग से होगा, लेकिन सिर्फ 40% तो फ्यूल का ही खर्च होता है। तो अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ये 60% इंक्रीज हो गई है, तो ओवरऑल आपकी टिकट जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। और सिर्फ टिकट नहीं, राइट, फ्यूल की वजह से दूसरे क्षेत्रों में भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो फूड, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लेट्स से कि कोई एक व्यक्ति है, लेट्स से भारत से कोई ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, राइट, लेट्स से क्रिकेट मैच देखने के लिए। अब पहले अगर वो जाते तो लेट्स से 5 लाख रुपए में वो वहाँ पर आ सकते, वीज़ा फी भी आ गई, होटल का खर्चा भी निकल गया, और 1-2 क्रिकेट के मैच देखकर वो वहाँ से यहाँ पर आ गए। लेकिन अब क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो उनको शायद 7-8 लाख रुपए खर्च करने पड़े। जो पहले 5 लाख रुपए में होता था, आज 7-8 में होगा। तो फिर जो व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि उतना दूर नहीं जाना है, राइट, यहाँ पर कहीं पर घूम कर आते हैं। तो ऐसी चीज़ जो है वो लोग घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन जो एक इंटरनेशनल या फिर फ्लाइट लेकर यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर एक ब्रेक हमें देखने को मिलेगी। गेटिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बैक टू प्री पेंडेमिक लेवल विल बी ए टफ टास्क। क्योंकि अब क्या हो गया है कि जब से कोविड आया है तो हमने ऑनलाइन मीटिंग, जूम में मीटिंग कर ली, और दूसरे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो उसमें मीटिंग्स होने लगी हैं। तो वी आर लिटिल बिट यूज्ड टू विथ इट। तो अब पहले कैसा था कि आपको कोई काम था तो आपको टिकट लेकर जाना पड़ता था, या फिर आपकी कंपनी का कोई काम है तो आपको टिकट निकालकर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था। लेकिन अब जेन्युइनली अगर देखा जाए तो लोग सोच रहे हैं कि वहां पर जाने की क्यों जरूरत। मीन्स आप ऑनलाइन बातचीत कर लीजिए, ऑनलाइन डिस्कशन कर लीजिए। ऑफ कोर्स फिजिकल या फिर फेस टू फेस किसी को मिलना जो है उसका चार्म अलग ही होता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहां तक पॉसिबल है वहां तक फेस टू फेस मिले। लेकिन फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करके सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग या फिर हाफ ए डे की मीटिंग करके वापस आना और इतना खर्च करना, तो उससे तो अच्छा होगा कि मीन्स बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो यही सोचेंगे कि ट्रैवल करने से अच्छा है आप ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए। अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी लोग जो है वो ट्रैवल करना पसंद करेंगे। तो अब पहले जो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल होता था वैसी ही सीट्स जो है वो अब बुक करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से 21% एयरलाइन का रेवेन्यू जो है वो चला जाता है, और क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हैं, एंड नॉर्मल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना जो है इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो थिंग्स एज फार एज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन वो जो पहले माहौल था उसको वापस सेट करना जो है उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वेलफेयर इकोनॉमी की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ये इलेक्शंस जो हुए 5 राज्यों में, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि पंजाब को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपने बीजेपी के जो अपने यानी कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है और जैसे बीजेपी की जीत होती जा रही है, तो उनको लगता है कि जो पार्टी का नेशनल रिजॉल्व जो आने वाले 25 सालों के लिए, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों के लिए वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, और अभी से हमने फ्यूचर के बारे में काम कर देने की शुरुआत कर देनी है।
काम करने की शुरुआत कर देनी है। और एज वी नो के 2024 में भी इलेक्शंस होंगे, राइट। तो जस्ट अ सेकंड, 19, 20, 21, 22, बेग योर पार्डन, 23 में इलेक्शंस होंगे, राइट। 2023 में जो जनरल इलेक्शंस होंगे, तो मैंने कल भी कहा था कि इसकी तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है। एक जो कहता है ना कि ये जो इलेक्शंस हुए, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी बीजेपी, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो काफ़ी पॉजिटिवली हमारे देश में फेमस हैं। अब उन्होंने दो चीज़ बताई। उन्होंने ये कहा कि अब से सरकार जो है वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव का भला करना, गांव का गरीब जो है, वहाँ का छोटा किसान और छोटा जो एंटरप्रेनर है, तो उसके वेलफेयर के बारे में सरकार जो है वो फोकस्ड रहेगी। ये पॉइंट नंबर 1 उन्होंने बताया। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो हमारे देश के यंगस्टर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जो है वो सरकार का फोकस रहेगा। तो दो चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों के लिए सरकार के ये दो फोकस पॉइंट्स रहेंगे, या फिर ये दो चीज़ें जो है वो सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो सिर्फ सर्विस डिलीवरी सिस्टम को उन्होंने इंप्रूव नहीं किया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जोमेटो और स्विगी सर्विस डिलीवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट के सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला कैसा था, एज वी नो, डेफिनेटली इस चीज़ में तो मानना पड़ेगा, पहला ऐसा था कि आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब मीन्स आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, मैंने तो देखी ही ये चीज़ कि आप कभी बैंक में जाते हैं और ख़ास करके आप एक मंथ के स्टार्टिंग के वीक में अगर जाएं तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर बहुत सारे एल्डरली लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो आपको बैंक में नज़र आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका पेंशन जो है वो आया है, या फिर कोई बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, लेट्स से विधवा सहाय, ऐसा कुछ। तो पैसे जो हैं वो स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्ट में आते हैं, तो वो फिर वो लेने के लिए वहाँ पर उनको जाना पड़ता था। उस टाइम पर जनरली ज़्यादा लोग जाते थे, तो बिजी भी, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी उनको वेस्ट करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले होती थी। लेकिन अब क्या है, अब आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह पर एटीएम हो चुके हैं, राइट। और एटीएम के साथ साथ अब डिजिटल पेमेंट भी इंक्रीज हुआ है। एंड बाय द वे, डू यू नो कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर एनपीसीआई ने, पे 123 यूपीआई 123 पे नाम की सेवा लॉन्च की। इसको लेकर मैंने कल एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, चैनल पर अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो भी बढ़ने लगे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें सर्विस को कैसे इम्पैक्ट करती है, बेनिफिट्स को। देखिए, एक ट्राइंगल बना है जिसको कहते हैं जाम, राइट। जाम ट्रिनिटी इसको कई बार कहते हैं। तो जाम का मतलब क्या है? एक तो आपका जनधन अकाउंट है, एक तो आपका आधार है, और एक आपका मोबाइल है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो सर्विस जो बेनिफिट्स हैं वो देना बहुत ही ईजी हो जाता है, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी डेफिनेटली हमें देखने को मिली है। PM Modi reasserted his government's commitment to successfully reaching 100% of all the लाभार्थी, यानी कि बेनिफिशरीज ऑफ द वेलफेयर स्कीम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं 100% सभी तक सरकार को पहुंचना चाहिए, सरकार के बेनिफिट्स को पहुंचना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बात बताई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी एक छवि क्रिएट हो गई है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस जब भी होते हैं तो यही होता है कि वहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसा बताया जाता है। एक समय पर शायद था भी, लेकिन पीएम मोदी का कहना यह है कि अभी जो वोटिंग हुई है, तो इस वोटिंग में एक क्लियर बात समझ में आ रही है कि अब लोग जो हैं वो कास्ट को नहीं, अब लोग जो हैं वो विकास, यानी कि डेवलपमेंट, इन चीज़ों पर वोटिंग करने लगे हैं। और जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा तो ये कास्ट के आधार पर जो वोटिंग है वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कास्ट के आधार पर वोटिंग जो है वो कम होगी। आई एम नॉट सेइंग कि होगी ही नहीं, होगी, लेकिन बहुत कम होगी। एक वक्त था जब सिर्फ कास्ट के आधार पर वोटिंग होती थी, अब वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे फेड आउट हो गई हैं। और जो हमारे आज के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज वाला इश्यू, फिर डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, कौन सी पार्टी के जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप देखना फ्यूचर में आने लगेगी।
इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, कोविड से पहले भी हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी कोई अच्छी स्पीड में नहीं थी, राइट। एक समय था जब इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, 8% के आसपास था। उसके बाद धीरे धीरे करके 4.8 या ऐसा कुछ हो गया था कोविड से पहले, 5 से कम था, 5% से कम स्पीड से हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो हो रही थी। ऊपर से पेंडेमिक आ गया तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा खराब हो गई। अब देखिए, हमारे देश में लगभग 2/3 जितने लोगों को फ्री राशन देना पड़ता है, एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो हैं इसके ऊपर भी स्ट्रेस आया है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट के पास ही उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं रहता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने पड़ते हैं, किसी से उधार लेने पड़ते हैं। उधार कोई फ्री में थोड़ी देगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप दो व्यक्ति हैं, राइट, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है वो सरकार है, राइट, गवर्नमेंट है लेट्स से, और दूसरा जो व्यक्ति है वो प्राइवेट व्यक्ति है। अब ये दो व्यक्ति जो हैं वो आपके पास पैसे लेने के लिए आए हैं, वो कहे कि आप उनको 1 लाख रुपए जो हैं वो 1 महीने के लिए दे, वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आप किसको ज्यादा देंगे, मीन्स किसको पैसे देंगे? ज्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी व्यक्ति जो है, सरकारी इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने जो पैसे मांगे आप गवर्नमेंट को देंगे, प्राइवेट को कम देंगे या फिर उसको प्रेफरेंस कम देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है उनसे पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे, सरकार कभी भी मुझे चूना नहीं लगाएगी, तो रिस्क जो है वो कम है। तो जब सरकार मार्केट में पैसे लेने के लिए निकलती हैं तो लोग जो हैं वो हंसी खुशी तो नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर लेते हैं, सरकार को पैसे दे देते हैं, लोन दे देते हैं या फिर उनके बॉन्ड खरीद ले वगैरह वगैरह। तो जब सरकार मार्केट में से पैसे उठा लेती है तो होता यह है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देकर, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ज्यादा इंटरेस्ट देकर पैसे उठाने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन होती है जब सरकार ज्यादा बोरो करने लगती है तब। और वेलफेयर के लिए अगर आपको खर्च करना है, वेलफेयर स्कीम्स करना चाहते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये चीज़ें तभी सस्टेनेबल हो पाएगी जब इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा हो, और तभी हम यंगस्टर्स जो हैं उनको फोकस कर पाएंगे, यंगस्टर्स जो हैं उनको जॉब्स दे पाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे। तो अभी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए वो यही है कि हम कैसे फास्ट ग्रोथ को अचीव करें। ग्रोथ जब होता है तो जॉब्स भी जनरेट होती हैं, और जितनी ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी उतनी ही अपनी वेलफेयर स्कीम्स जो चल रही है उसके ऊपर निर्भरता लोगों की कम आएगी और वो खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और जब तक हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर नहीं बनते तब तक हमारा देश भी आत्मनिर्भर कभी नहीं बनेगा। भले ही हम 100% डिफेंस के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना ले, दैट इज नॉट आत्मनिर्भरता। हाँ, एक हद तक है, राइट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, एक हद तक है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, आज ही समझ लीजिए इस बात को, जब तक हमारे देश का एक एक परिवार जो है, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, जब तक एक एक व्यक्ति डेवलप्ड नहीं होता है तब तक हमारा देश जो है वो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलप्ड कंट्री है, राइट। एक एक व्यक्ति जो है उसको एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, राइट, दूसरी सारी फैसिलिटीज, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट जब तक नहीं मिलता है तब तक भले ही वर्ल्ड बैंक बता दे, IMF बता दे, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो स्टिकर लगाते हैं कि ये डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, राइट, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जो चीज़ें मैटर करती है वो ये है कि क्या आप एक देश में खुश हैं, क्या आपको अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, क्या आपको एक अच्छा वातावरण मिल रहा है वहाँ पर, क्या आपके देश में जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उसको इज्जत मिलती है या फिर ऐसे ही उसको काटा जाता है। क्या आपके देश में एनिमल्स जो हैं उनको जस्ट ऐसे सॉर्ट ऑफ के एक्स्ट्रा प्लेयर्स के तौर पर देखा जाता है या जेन्युइनली उसको इकोसिस्टम का पार्ट माना जाता है। ये सारे फ्यूचर के मीन्स अनफॉर्चुनेटली ये सारे हमारे अतीत के और हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए थे। अगर उस टाइम पर चीज़ें हमने संभाल ली होती तो आज ऐसी सिचुएशन ना होती, बट एनीवे अब हो चुकी है तो क्या करें। लेकिन फ्यूचर में ये सारे टॉपिक्स जो हैं इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी, द हिंदू का ये आर्टिकल है, 2 राइटर्स ने लिखा है और बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी जो है इसको बंद कर दीजिए। अभी हमने देखा कि ज़ेपोरिज़िया जो यूक्रेन का सबसे बड़ा और इनफैक्ट यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
वहाँ पर कैसे फाइटिंग चल रही थी, और लकीली यहाँ पर किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन आज से 11 साल पहले की बात है, 11 मार्च 2011 की बात है दोस्तों, जब जापान का ये जो फुकुशिमा प्लांट है, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आई, और ये पावर प्लांट जो है इसमें कुछ क्रैक्स हो गई, और इसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो लीक हो गया और समंदर के पानी के साथ मिक्स हो गया, जापान के दूसरे क्षेत्रों में मिक्स हो गया, और बहुत सारे अलग अलग रीजन में भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमें देखने को मिले थे। Those reactors were quickly shut down following the earthquake. ये रिएक्टर्स तो बंद कर दिए, लेकिन रेडियो एक्टिव कोर्स जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करने लगी थी, और फाइनली ये मेल्ट डाउन होने लगी, और इसकी वजह से ये कूलिंग सिस्टम जो है वो सुनामी की वजह से डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, और फिर ये सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो अलग अलग जगह पर फैल गया। जापान का ये जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर देना बंद कर दिया। एक ऐसा ही देश जो है दैट इज जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ये फुकुशिमा के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर से अपना जो एक पैर था, एक एक्सेलरेशन पर जो पैर था वो हटा लिया उन्होंने। अब जहाँ तक मेरी समझ है, जर्मनी ने मोस्ट ऑफ अपने, या फिर शायद सभी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम चेक करेंगे देन यू विल फाइंड कि फुकुशिमा के बाद जो है जर्मनी ने ये तय किया है कि वो नया न्यूक्लियर पावर प्लांट तो क्रिएट नहीं करेंगे, और जो है उसको भी बंद करें। और दुनिया के बहुत सारे देशों में, इनफैक्ट जापान जो है वो भी अब पावर प्लांट और इन सारी चीजों से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफी दूर भाग रहा है। भारत की बात करें तो भारत तो यहां पर और ज्यादा प्लांट्स क्रिएट करना चाहता है। 15 दिसंबर 2021 की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में यह कहा कि 10 इंडिजीनियस रिएक्टर जो है वो हम बनाने वाले हैं, और फ्यूचर में 28 एडिशनल रिएक्टर्स जो हैं वो भी बनाएंगे, और इसमें से 24 जो हैं वो फ्रांस, यूएसए और रशिया जैसे देशों से हम इंपोर्ट करने वाले हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है पता है? अभी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है हमारा देश भारत, यह आंकड़ा याद रखिएगा आप, 6.78 गीगावाट, राइट। 6.78 गीगावाट, ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। आपको कभी भी एग्जामिनेशन में जो पूछा जाए, राइट, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना पड़े कि सबसे ज्यादा हम किससे पैदा करते हैं, तो कोयला है, फिर उसके बाद क्या आता है, ये सारी चीजें आपको एक ग्लिम्स पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोलार से हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर से। तो ये गूगल कर लीजिएगा, राइट। ये चीज मुझे अभी दिमाग में आया कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये चीज मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ ताकि आप थोड़ी रिसर्च भी कर लेंगे। राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग यानी कि सबसे ज्यादा मैंने जैसे बताया कोयला, तो उसके बाद कौन सा सोर्स आएगा। तो ये सोर्सेज जो अलग अलग सोर्सेज हम पैदा कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये लिस्ट प्रोवाइड करना है विद द फिगर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज के लिए आपका रिसर्च वर्क है। अब न्यूक्लियर पावर इज नाइदर एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर ए वायबल रूट टू मीटिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल्स। देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एक वीसी समर नाम का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था साउथ कैरोलिना यूएसए में। $9 बिलियन का खर्च होने के बाद फिर इस पावर प्लांट को कैंसिल किया गया, क्योंकि पता चला कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, जब फाइनली कंप्लीट होगा तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। फिर एक लजार्ड नाम की कंपनी है, वॉल स्ट्रीट की कंपनी है, और इसने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलार फोटोवोल्टिक्स या फिर सोलार और विंड टर्बाइन से जो पैदा करते हैं यूएसए में, तो उसमें 90% 2009-2021 में देखे तो सोलार एनर्जी की प्राइस जो है वो 90% कम हुई है, और विंड एनर्जी की प्राइस जो है वो 72% कम हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं, सोलार एनर्जी और ये विंड एनर्जी की प्राइस जो है वो काफी कम होती जा रही है। और इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2020 में ये कहा है कि सोलार एनर्जी इज द न्यू किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1996 में दुनिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन था 17.5% जितना न्यूक्लियर से आता था। 2020 में आप देखिए
ये 10% से भी कम हो चुका है। और भारत में भी ऐसा ही है, जो मैंने आपको बताया 6.78 गीगावाट। कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले जो सेक्रेटरीज थे हमारे देश के, तो वो ये कहते थे कि हम लगभग 100 गीगावाट जितना जो है वो न्यूक्लियर से पैदा करेंगे, हम 100 गीगावाट। लेकिन आज देखिए, मीन्स पैदा कर कभी नहीं किया है, लेकिन जो बड़े बड़े आंकड़े हमने एडजस्ट या फिर एम किए थे, लक्ष्य रखा था, वो नहीं हुआ। आज बहुत ही कम जितनी एनर्जी जो है वो हम न्यूक्लियर से लेते हैं। अब न्यूक्लियर की प्राइस देखिए और इसकी प्राइस देखिए। अगर आप ये जो महाराष्ट्र में जैतापुर में जो प्लांट आने वाला था, तो इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें तो पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा? 15 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट। और आज के फिगर्स को आप देखें सोलार के, तो 2.14, 2 रुपये 14 पैसे पर यूनिट की प्राइस है। और इसमें हाइब्रिड प्रोजेक्ट है विंड और सोलार, तो 2.34। तो दिस इज मोर लॉजिकल, दिस इज मोर इकोनॉमिकल, राइट। और स्टोरेज के साथ भी अगर आप गिने तो भी 4.30 है, लेकिन 15 इज टू मच। और ट्रांसमिशन और इन सारी चीज़ों का कॉस्ट ऐड कर दे तो 20 तक भी पहुंच सकता है। विजय रूपाणी जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने गुजरात की स्टेट असेंबली में मार्च 2018 में कहा था कि जो मीठी विरडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, तो फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जो गुजरात के लोकल लोग हैं, ये मीठी विरडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के आजू बाजू के लोग जो हैं, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। एक लायबिलिटी क्लोज होता है। लायबिलिटी क्लोज का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कंपनी हूं जो मैं आपके देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला हूं, तो मेरी कंपनी जो है वो इतनी तो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए ना कि जो टेक्नोलॉजी हम आपको बेच रहे हैं वो रिलायबल है। अगर कोई लेट्स से भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ये जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर के ऊपर, और हम जब बेचने के लिए आते हैं तब तो हम यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसी बातें तो होगी। लेकिन जो लायबिलिटी क्लोज होता है उसमें ये होता है कि अगर ये नुकसान हो गया तो जो भी खर्च होगा, जो भी नुकसान होगा, वो कंपनी उठाएगी, देश नहीं उठाएगा। तो जब ये बात आई लायबिलिटी क्लोज की, तो ये सारे देश, जो अलग अलग देश के जो लीडर्स हैं, जो फ्रांस हैं और खास करके यूएस से, तो ये काफी नाराज हो गए, इनकी कंपनीज नाराज हो गई कि ऐसा थोड़ी होता है। मीन्स तो फिर आप क्लेम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में उतना, या फिर जो टेक्नोलॉजी वो हमें बेचना चाहते हैं तो उनके बारे में वो भी श्योर नहीं है। लेकिन हमारे गले में एक फंदा वो डाल देना चाहते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, पैसे दे दीजिए, और फिर जो होगा वो ये लायबिलिटी क्लॉज या फिर इंश्योरेंस जो है उसमें से आप देख लेना, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा बिजनेस तो हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी न्यूक्लियर रिएक्टर काफ़ी रिस्क में आ चुके हैं। साउथ कोरिया में जो हैनुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहाँ पर वाइल्ड फायर, जो जंगल में आग लगी थी, तो यहाँ से बहुत नज़दीक आ चुकी थी। और 2020 की बात करें तो यूएसए में जो ड्वेन आर्नोल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहाँ पर विंडस्टॉर्म आ गया था और कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इस पावर प्लांट के ऑपरेशन को बंद करना पड़ा था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर अगर ऐसे इवेंट्स की इम्पैक्ट हो गई लेट्स से, तो फिर क्या होगा? कैनॉट इमेजिन, इजंट इट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, जंक फूड एड्स एंड किड्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये एक प्रपोजल रखा है कि जो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं, लेट्स से कार्टून या फिर कोई ऐसी सीरियल आ रही है, राइट, जादू की सीरियल है, भगवान की सीरियल है, एक्सेट्रा, तो जो प्रोग्राम्स बच्चे देखते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में जो एडवर्टीजमेंट आती हैं, तो एडवर्टीजमेंट में किसी भी प्रकार का ये जंक फूड और जो सॉफ्ट ड्रिंक हम कहते हैं, राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी एडवर्टीजमेंट बच्चों को नहीं दिखाई जाएगी। अब देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाले लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, वो हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा जो एक ऐसा जो ठंडे ड्रिंक्स हैं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये बेचने की जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, तो उसमें हमेशा वो यही दिखाएंगे, खुशी है, स्वैग है, राइट, यंगस्टर्स को दिखाएंगे और फन दिखाएंगे कि ये पियोगे तो फन,
माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट ये कहती हैं डर के आगे जीत है, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप सोचिए कैसे हम जब छोटे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसना वाज वेरी फेमस, राइट। आई लव यू रसना ऐसी एक एडवर्टीजमेंट आती थी, आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगी। तो रसना काफी फेमस हो गया क्योंकि उसमें क्या दिखाते थे, अब वो पता चला। उस टाइम पर हमारी जो एज थी उसी एज की एक छोटी बच्ची जो है उसको दिखाते थे, और वो दौड़ कर आती है और कहती है आई लव यू रसना। आप देखिएगा यूट्यूब पर अब तो पुरानी एड्स भी अवेलेबल हैं। तो हर जो भी छोटे बच्चे थे वो कहीं पर भी आप गए तो पूछेंगे कि बेटा तुझे क्या चाहिए या बेटी क्या चाहिए, तो वो कहेंगे कि मुझे रसना चाहिए। तो रसना ने इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स जो बनाई तो इसकी वजह से वो काफी फेमस हो गया। सेम थिंग गोज विद अदर। तो बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव होता है, बच्चों के बड़ों के ऊपर भी होता है। हम कहीं पर जा रहे हैं और हम बड़ी ऐसी कोई कार, लेट्स से मर्सिडीज हैं या फिर जैग्युआर हैं, या फिर कोई एक्सपेंसिव कपड़े हैं, परफ्यूम, पर्स में भी, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, ज्वेलरी के होते हैं। तो बच्चों के लिए ये कोका कोला और ये सारी चीज़ें हैं, बड़ों के लिए ये सारे गहने, गाड़ी एक्सेट्रा। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या करती है, वो हमारे ऊपर वो प्रभाव डालती है। वो हमें ये दिखाते हैं कि अगर आपके पास ये कार नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, तुम जीवन नहीं जी रहे हो, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है अगर आपके पास बीएम, मर्सिडीज, आउडी या फिर ऐसी कार नहीं है तो। और फिर अगर एक बार दिमाग में ये चीज़ घुस गई तो होगा ये कि आपके पास अच्छी कार है, अच्छी इन द सेंस लेट्स से कि आपके पास एक रीजनेबली ओके कार है, 7-8 लाख रुपए की एक कार है, उसको आप नफरत करने लगोगे और उस कार के सपने देखते देखते बहुत परेशान हो जाओगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। आई एम श्योर अब तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मैच्योर पीपल। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि हमारे देश में बच्चों की बात करें तो मोटापा जो है, ओबेसिटी, ये काफी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ FSSAI ने भी ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो है उसमें फैट, शुगर और सॉल्ट जो परमिसिबल लेवल है उससे कई गुना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और सरकार जो है, सरकार ने क्या कहा पता है, सरकार ने कहा कि ये जो फूड एंड बिवरेज अलायंस ऑफ इंडिया है तो वो वॉलंटियरली ये फूड एंड बिवरेज के एडवर्टीजमेंट जो है बच्चों के शोज के टाइम पर नहीं दिखाएंगे, वॉलंटियरली वो रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन क्या वो वॉलंटियरली ऐसा करेंगे? द आंसर इज नो। आपको ही कुछ उसके ऊपर करना पड़ेगा। और पेंडेमिक की वजह से लोग जो है वो फिटनेस के बारे में थोड़े अवेयर हुए हैं, इम्यूनिटी के बारे में अवेयर हुए हैं। और ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप थोड़ा हेल्थी खाते हैं, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा मेडिटेशन के साथ साथ लेट्स से वॉकिंग कर लिया आपने, जॉगिंग कर ली, घर का कुछ काम कर लिया, राइट। इनफैक्ट पोछे लगाना जो है तो दैट इज़ अ वेरी गुड कार्डियो एक्सरसाइज। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग मीन्स नहीं करते हैं, बट दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड डू, राइट। कोई घर का काम भी करेंगे देन एज वेल, दैट इज ऑल्सो है फिजिकल एक्टिविटी। तो जिम नहीं जा सकते तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर होम एज वेल। और हेल्थी खाना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एड्स हैं, सिर्फ एड्स बैन करने से कुछ नहीं होगा। जो एक इन्फ्लुएंस ये सारा मटेरियल क्रिएट करता है, टीवी पर नहीं दिखेगा तो कहीं और दिख जाएगा बच्चों को। और ये चीज़ जो है, जो इन्फ्लुएंस है, जो नेगेटिव चीज़, जो गलत चीज़ों का इन्फ्लुएंस जो होता है, तो उसको रोकने के लिए आपको राइट स्ट्रेटेजी चाहिए। बैनिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट क्रिएटर्स होते हैं वो लोगों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एड्स बनाते हैं। सिर्फ बैन कर देने से कुछ नहीं होगा। आज तो टीवी पर आप बैन करोगे, राइट, यूट्यूब पर कैसे बैन कर पाओगे? अभी तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली। ये ऐसे ही बैनिंग से कुछ नहीं होगा। चलो बैन करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, वो वक्त धीरे धीरे जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो टीवी देखने के लिए हॉल में बैठा करते थे, अब वो स्क्रीन अपने पास ही होती है उनकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार को सोचना चाहिए। एनीवे दैट्स एवरीथिंग एज फार एज डिस्कशन इज कंसर्न्ड। आपके लिए प्रश्न है कि पैलेडियम जो है, तो ग्लोबल, रशिया का ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है इसमें पैलेडियम में?
And that's everything, dear friends. Do check out Curiously Forever Motivational Podcast. Do subscribe to both my channels. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज 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 शेयर द लेक्चर, शेयर द link of this channel with other people, and hit the like button and stick your review in the comment section and the answer as well. And I'll see you tomorrow. Right, कल revision series जो है कल रिवीजन सीरीज आएगी क्योंकि कल संडे है. एंड या I'll bring some more videos टुडे. आज कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करूंगा. और कल वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा. कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैंने एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के ऊपर वीडियो बनाया है. इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा. इसके अलावा भी मैंने कुछ और वीडियोस बनाए हैं. टोटल कल मैंने 6 वीडियोस लॉन्च किए हैं, तो अगर नहीं देखे हैं देन डू चेक देम आउट. और आज भी कोशिश होगी कि क्वालिटी स्टफ आपके लिए लेकर आऊं. ठीक है, तो मिलते हैं सून. टिल देन स्टे क्यूरियस. जय हिंद.